नमस्ते। चलो आज सिविक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर समझते हैं, पावर शेयरिंग। अच्छा, एक बात सोचो, आपकी क्लास का जो मॉनिटर है, मान लो सारी की सारी पावर सिर्फ उसी को दे दी जाए, तो क्या होगा? भाई वो तो बस अपने दोस्तों का ही फेवर करेगा, है ना? बाकी क्लास की तो सुनेगा ही नहीं। और फिर रोज लड़ाई झगड़े होंगे। बस एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम जब एक छोटे से क्लासरूम की जगह एक पूरे देश में होती है ना, तो उसे संभालने के लिए पावर को शेयर करना पड़ता है। और इसी को कहते हैं सत्ता की साझेदारी। तो देखो, ये जो क्लास मॉनिटर वाला सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, इसी को बड़े लेवल पर मतलब देश के लेवल पर समझना, बस यही इस पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट है। और मैं बता दूं, ये चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपको सिखाएगा कि असल में एक डेमोक्रेसी मतलब हमारा लोकतंत्र देश में शांति और एकता बनाए रखने के लिए पावर को इतने स्मार्ट तरीके से कैसे बांटता है। बहुत मजा आएगा। तो चलो फटाफट देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम दो देशों की कहानी सुनेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। समझ लो ये दो अलग अलग क्लासरूम हैं। हम देखेंगे कि एक क्लासरूम में कैसे लड़ाई हो गई और दूसरे में सब शांति से कैसे रहे। इन कहानियों से हम सीखेंगे कि भाई एक देश ने क्या बड़ी गलती कर दी और दूसरे ने कितनी समझदारी दिखाई। और बस इन्हीं कहानियों से हमें पता चलेगा कि पावर शेयरिंग आखिर क्यों इतनी जरूरी है और इसे करने के क्या-क्या तरीके होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। इन दो देशों की कहानियों से ही हम पावर शेयरिंग के असली मतलब को समझेंगे। सच कहूं तो ये दो केस स्टडीज ही इस पूरे चैप्टर की नींव हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। देखो, ये यूरोप का एक छोटा सा देश है, इतना छोटा कि हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। पर यहाँ जो लोगों का मिक्स है ना, जिसे हम एथनिक कॉम्पोजिशन कहते हैं, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ध्यान से सुनना। देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। फिर 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो बचा हुआ 1% है वो लोग जर्मन बोलते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इनकी जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहां मामला बिल्कुल उल्टा है। वहां 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% लोग डच बोलते हैं। मतलब जो देश में माइनॉरिटी है वो कैपिटल में मेजॉरिटी है। अब इस सिचुएशन को यहीं रोकते हैं और इसकी तुलना करते हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से। श्रीलंका में क्या है? वहां 74% लोग सिंहला भाषा बोलते हैं, मतलब वो मेजॉरिटी में है, और 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं, जो माइनॉरिटी में है। अब देखो, दोनों देशों में अलग अलग ग्रुप्स हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो देखो, श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली। आज़ादी के ठीक बाद वहाँ जो सिंघाला कम्युनिटी थी, जो संख्या में ज्यादा थी, उन्होंने सोचा कि अब तो हमारी मेजॉरिटी है तो हम ही राज करेंगे। उन्होंने अपनी मेजॉरिटी के दम पर सरकार पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की, और उन्होंने जो रास्ता चुना ना, उसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, हिंदी में बहुसंख्यकवाद। और दोस्तों, ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती साबित हुई। तो सवाल उठता है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म आखिर है क्या? देखो, ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा बिलीफ है कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, मतलब संख्या में ज्यादा है, वो देश पर जैसे चाहे वैसे रूल कर सकती है। और ऐसा करते हुए वो माइनॉरिटीज की, मतलब जो लोग संख्या में कम हैं, उनकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरी तरह से अनदेखा कर सकती है। सीधे सीधे कहें तो हम ज्यादा हैं तो हमारी ही चलेगी। बस यही है मेजॉरिटेरियनिज्म। और इसी सोच के साथ श्रीलंका की सरकार ने एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठाए। सबसे पहले 1956 में उन्होंने एक कानून पास किया और सिंहला को देश की अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तमिल भाषा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो या सरकारी नौकरी, हर जगह सिंहला लोगों को पहले मौका दिया जाने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संविधान में भी लिख दिया कि सरकार जो है वो बुद्धिस्ट धर्म को ही प्रोटेक्ट करेगी और उसे ही आगे बढ़ाएगी। अब सोचो, इन सब कदमों का असर क्या हुआ होगा? श्रीलंका में जो तमिल लोग रहते थे, उन्हें लगने लगा कि भाई ये देश तो हमारा है ही नहीं, हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। धीरे धीरे सरकार पर से उनका भरोसा बिल्कुल उठ गया। दोनों कम्युनिटीज के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। रिश्ते इतने खराब हो गए कि आखिर में देश एक भयानक सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध की आग में जल उठा। ये थी श्रीलंका की कहानी। अब वापस चलते हैं बेल्जियम पर और देखते हैं कि वहां के नेताओं ने क्या किया। बेल्जियम के लीडर्स ने श्रीलंका से बिल्कुल उल्टा, एकदम समझदारी भरा रास्ता चुना। उन्होंने लड़ाई झगड़े की जगह अकोमोडेशन का रास्ता अपनाया। अकोमोडेशन का मतलब है सबको एडजस्ट करना, सबको साथ लेकर चलना। देखो,
बेल्जियम के लीडर्स इस बात को समझ गए थे कि देश को अगर एक रखना है तो किसी पर अपनी बात थोपने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और इसी समझ के साथ उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में बदलाव किए। क्यों? ताकि एक ऐसा सिस्टम बन सके जिसमें हर कोई, चाहे वो डच हो या फ्रेंच, सब मिलकर शांति से रह सकें। तो चलो देखते हैं कि इस बेल्जियम मॉडल में ऐसा क्या खास था। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स का नंबर बराबर होगा, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं। दूसरा, सेंटर ने अपनी बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी। तीसरा, जो कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, उसके लिए एक अलग सरकार बनाई गई और वहां भी दोनों कम्युनिटीज को बराबर की सीटें मिली। और चौथा, जो सबसे यूनिक था, एक तीसरे तरह की सरकार बनाई गई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। इसका काम था सिर्फ अपनी अपनी भाषा और कल्चर से जुड़े मामलों को देखना। कितना अनोखा सिस्टम था, है ना? तो अब हमने 2 कहानियां देख लीं, एक तरफ श्रीलंका जहां सिविल वॉर हुआ और दूसरी तरफ बेल्जियम जहां शांति बनी रही। इन दोनों को देखकर अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है, आखिर ये पावर शेयरिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? व्हाई इज़ इट सो डिज़ायरेबल? तो देखो, इसके 2 मेन कारण हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका पहला कारण है प्रूडेंशियल रीजन, मतलब समझदारी वाला कारण। ये दिमाग की बात करता है। ये कहता है कि देखो, पावर शेयरिंग करने से ना अलग अलग ग्रुप्स के बीच लड़ाई झगड़े का चांस कम हो जाता है। और जब लड़ाई नहीं होगी तो देश में शांति रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेल्जियम में हुआ। दूसरा कारण है मॉरल रीजन, मतलब नैतिक कारण। ये दिल की बात करता है, सही गलत की बात। ये कहता है कि पावर शेयरिंग तो डेमोक्रेसी की आत्मा है, अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही यही है कि जिन लोगों पर आप रूल कर रहे हो उनसे भी पूछा जाए कि शासन कैसे चलाना है। तो अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। चलो अब ये देखते हैं कि आज के जमाने की जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें पावर को किन किन तरीकों से, किन किन रूपों में बांटा जाता है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हमें पावर शेयरिंग के 4 मेन फॉर्म्स, या कह सकते हैं 4 मेन तरीके देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच। दूसरा, सरकार के अलग अलग लेवल्स के बीच। तीसरा, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच। और चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे ग्रुप्स के बीच। चलो अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें पावर सरकार के 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बटी होती है। ये तीनों एक ही लेवल पर होते हैं और एक दूसरे पर नजर रखते हैं। इसी को हम चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसमें पावर ऊपर से नीचे अलग अलग लेवल्स पर बटी होती है, जैसे सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। हमारे देश भारत में यही सिस्टम है। तीसरा है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा, बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट। और चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयरिंग। ये तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, जिसे हम गठबंधन सरकार या कोआलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब वो पार्ट आता है जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। अब मैं आपको एक एग्जामिनर की तरह बताता हूं कि इस चैप्टर से कौन से सवाल लगभग पक्का आते हैं। तो चलो उन हॉट पॉइंट्स को मार्क कर लो जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। अपनी नोटबुक में इन पर स्टार मार्क कर लो। नंबर 1, मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन। ये 1 मार्क का फेवरेट क्वेश्चन है। नंबर 2, श्रीलंका का 1956 वाला एक्ट। ये डेट याद रखना, एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है। नंबर 3, ये फैक्ट कि बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान को 4 बार बदला। और सबसे इम्पॉर्टेंट 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए पावर शेयरिंग के चारों फॉर्म्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बाकी 2। ये सवाल बोर्ड एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलो अब जब हमने सब कुछ पढ़ लिया है तो जरा दिमाग की बत्ती जलाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, देखती हूँ कि आपको चैप्टर कितनी अच्छी तरह समझ आया है। मेरा सवाल ध्यान से सुनो। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जैसा कि हमारे देश भारत में है, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, क्या वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, मतलब उसके नीचे काम करती हैं, या फिर वो अपने कुछ मामलों में आज़ाद होती हैं? सोचो ज़रा इस बारे में। वैसे इसका डिटेल जवाब हमें अगले चैप्टर फेडरलिज्म में मिलेगा। अच्छा, अब कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे 3 मार्क्स में ये सवाल आ सकता है कि श्रीलंका में सिविल वॉर के क्या कारण थे।
या फिर 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि बेल्जियम मॉडल के मेन फीचर्स बताइए। मेरी सलाह है कि इन सवालों के जवाब लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना, आपकी तैयारी और पक्की हो जाएगी। चलो अब एक बहुत काम की बात करते हैं। मैं आपको वो गलतियां बताती हूँ जो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना ताकि आप ये गलतियां एग्जाम में ना करो। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग में। देखो, इसको याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? सीधी, लेफ्ट टू राइट, मतलब सब एक ही लेवल पर हैं। और वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे, मतलब अलग अलग लेवल्स हैं। सिंपल। और दूसरी गलती याद रखना, बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनी थी, किसी इलाके या रीजन के बेसिस पर नहीं। ये पॉइंट अक्सर कंफ्यूज करता है। चलो, अब टाइम है 5 मिनट रैपिड रिवीजन का। मान लो कल तुम्हारा एग्जाम है और पूरे चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करना है। बस इन 5 पॉइंट्स को देख लेना, पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, बेल्जियम ने रास्ता अपनाया अकोमोडेशन का, नतीजा यूनिटी। श्रीलंका ने अपनाया मेजॉरिटेरियनिज्म, नतीजा सिविल वॉर। पॉइंट नंबर 2, पावर शेयर क्यों करें? 2 कारण, प्रूडेंशियल यानी स्टेबिलिटी के लिए और मॉरल यानी डेमोक्रेसी की आत्मा के लिए। पॉइंट नंबर 3, फॉर्म 1 हॉरिजॉन्टल मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस। पॉइंट नंबर 4, फॉर्म 2 वर्टिकल मतलब फेडरलिज्म। और पॉइंट नंबर 5, बाकी 2 फॉर्म्स हैं सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयरिंग। बस हो गया पूरा चैप्टर रिवाइज। और अब जाते जाते एग्जाम के लिए मेरी तरफ से कुछ फाइनल टिप्स और हाँ, थोड़ी सी मोटिवेशन भी। देखो, एक बात याद रखना, इस चैप्टर से 5 मार्क्स के सवाल के लिए 2 टॉपिक्स सबसे अच्छे से तैयार करने हैं। पहला, बेल्जियम और श्रीलंका का कंपैरिजन, और दूसरा, पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म्स। ये 2 कर लिए तो लॉन्ग आंसर पक्का। और हमेशा याद रखना, जैसे इस चैप्टर ने सिखाया, पावर को शेयर करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी और ताकत है। मुझे पूरा यकीन है आप सब बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट।